नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू। पहले दिन वोकेशनल विषयों की परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थी, मार्च में प्रैक्टिकल एग्जाम। झारखंड में मंगलवार से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो गई। पहले दिन वोकेशनल विषय की परीक्षा हुई। 2 शिफ्ट में हो रही बोर्ड परीक्षा के पहले शिफ्ट में 10वीं के परीक्षार्थी शामिल हुए। राज्य भर में परीक्षा को लेकर तमाम इंतजाम भी किए गए। पहले शिफ्ट में मैट्रिक के वोकेशनल विषय की परीक्षा खत्म हो गई। दूसरे शिफ्ट की परीक्षा इंटर वोकेशनल विषय की ली गई। बोर्ड की परीक्षा में कुल 7,84,028 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसमें मैट्रिक में 4,33,890 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जबकि इंटर में 3,50,138 परीक्षार्थी हैं। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 2,086 केंद्र भी बनाए गए हैं। इंटर की परीक्षा में आर्ट्स में सबसे अधिक 2,28,832 परीक्षार्थी, साइंस में 99,131 और कॉमर्स में 22,175 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आप सबको बता दूं कि 10वीं की परीक्षा 13 दिन आयोजित की जाएगी, वहीं 12वीं की परीक्षा 16 दिन होगी। पहले शिफ्ट की परीक्षा 9:45 से दोपहर 1 बजे तक हो रही है, जबकि दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक इंटरमीडिएट की परीक्षा ली जा रही है। मंगलवार को परीक्षा के पहले दिन मैट्रिक में IIT और अन्य वोकेशनल विषय की परीक्षा आयोजित हुई। वहीं इंटर में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के वोकेशनल विषय की परीक्षा हुई। एक्शन में झारखंड के मंत्री दीपक बिरुवा, अंचल अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम। झारखंड के भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। मंत्री ने अंचल अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर बेवजह रैयतों के आवेदन को रिजेक्ट किया तो अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि अंचल अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। झार भूमि साइट का बहाना बनाकर जिस तरह वे अभी आवेदनों को रिजेक्ट कर रहे हैं, यह सही नहीं है। अब ऐसा नहीं चलेगा। भू राजस्व मंत्री ने कहा कि अंचलों में तकनीकी कारणों का हवाला देकर रैयतों के आवेदनों को बेवजह रिजेक्ट करने पर चिन्हित अंचल अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी। साथ ही अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज संबंधित मामलों पर आवेदनों की अस्वीकृति या आपत्ति के कारणों के बारे में भी सीओ को 50 शब्दों में स्पष्ट करना होगा। मंत्री दीपक बिरुवा ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में भू राजस्व भूमि सुधार विभाग की समीक्षात्मक बैठक में ये बातें कही। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि कई बार तकनीकी कारणों से झार भूमि साइट नहीं खुलने की बातें लिखकर अंचल अधिकारी आवेदनों को जिस तरह रिजेक्ट करते हैं, अब नहीं चलेगा। जमीन मामले में अंचलों में कई गड़बड़ियां हैं, जिसका खमियाजा सरकार को उठाना पड़ता है। इसलिए सभी अंचल अधिकारी और पदाधिकारी सचेत होकर ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मॉडर्न रूम को करें दुरुस्त, खतियान निकालने में न हो रैयतों को परेशानी, मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि कई मॉडर्न रिकॉर्ड रूम से खतियान निकालने पर सही छपाई नहीं होती, खतियान का फोटोकॉपी नहीं दिखता। ऐसे विसंगतियों को दुरुस्त करें। स्पष्ट स्कैनिंग नहीं होने पर रैयतों को अपनी जमीन की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। खतियान निकालने के बाद भी रैयतों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि मॉडर्न रूम में कैथी और बांग्ला भाषा में लिखी खतियान को ट्रांसलेट करने की सुविधा देने की आवश्यकता है। झारखंड जन अधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने की मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात, पेशा कानून को लेकर सरकार से की बड़ी मांग। झारखंड जन अधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने पेशा कानून में संशोधन को लेकर मंगलवार को पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की और झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत संशोधन करने की मांग की है। मंत्री से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पेशा के मूल कानून के मुताबिक अनुसूचित क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात कही गई है। आदिवासी सामुदायिकता, स्वायत्तता और पारंपरिक स्वशासन इन पंचायत व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, लेकिन झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत इसमें पेशा के अनुरूप ग्राम सभा और प्रारंभिक स्वशासन व्यवस्था सहित अनेक प्रावधान नहीं है। इस दौरान पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने वहां मौजूद प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन देते हुए कहा कि सभी के सुझावों पर विमर्श करते हुए संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में पूर्व मंत्री गीता उरांव भी शामिल थी। झारखंड जन अधिकार महासभा प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री दीपिका पांडे सिंह को बताया कि विभाग द्वारा बनाए गए पेशा नियमावली के ड्राफ्ट में भी कई गंभीर त्रुटियां पाई गई है, जिसे संशोधित करने की शीघ्र आवश्यकता है।
पूर्वी कमान अलंकरण समारोह 2025 का आयोजन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उपस्थित रहेंगे। रांची में पूर्वी कमान अलंकरण समारोह आज 12 फरवरी 2025 को दीपाटोले मिलिट्री स्टेशन रांची झारखंड में आयोजित किया गया है, जिसमें वीर सैनिकों, विशिष्ट सैन्य कर्मियों और उत्कृष्ट इकाइयों को सम्मानित किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि इस समारोह में झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को आएंगे रांची। बीआईटी मेसरा के प्लेटिनियम जुबली कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, तैयारियों में जुटा प्रशासन। बीआईटी मेसरा के प्लेटिनियम जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही है। राष्ट्रपति 14 फरवरी को रांची पहुंचेंगे और 15 फरवरी को विशेष विमान से दिल्ली वापस चले जाएंगे। राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में समीक्षा बैठक की गई। मुख्य सचिव ने वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देश करते हुए कहा कि प्रोटोकॉल के दौरान पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रखें। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों को मिलेगा रिजल्ट, जेएसएससी ने माना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति यानी कि झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ जेटेट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम निकलेगा। इस परीक्षा में सम्मिलित हुए सीटेट तथा अन्य राज्यों में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं होगा। सीटेट एवं दूसरे राज्यों में टेट उत्तीर्ण ये सभी अभ्यर्थी झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को सूचना जारी कर सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी दी। साथ ही शीर्ष न्यायालय के आदेश की कॉपी को भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हुए कहा कि झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से प्रभावित होगी। आप सबको बताते चले कि जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। आदिवासियों को अपनी संस्कृति बचाकर रखनी है, राधा कृष्ण किशोर ने कहा। पलामू के दुबिया खाड़ में आयोजित 2 दिवसीय राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेले का उद्घाटन समारोह में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि समाज का हर वर्ग आगे बढ़े, आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी अल्पसंख्यक समाज का भी उत्थान हो, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासी समाज का साक्षरता दर 52% है, जो राष्ट्रीय औसत से नीचे है। ऐसे में शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। शिक्षित होने से आदिवासियों के बच्चे विधानसभा एवं लोकसभा के सदस्य बनेंगे, इससे गर्व की अनुभूति होगी। उन्होंने हर वर्ग समुदाय को शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एकजुट रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप सबको बता दें कि राज्य की आदिवासी विकास महाकुंभ मेला पलामू जिला प्रशासन व मेला आयोजन समिति के समन्वय से प्रतिवर्ष 11 एवं 12 फरवरी को आयोजित होता है। वहीं मेले में लगाए गए विभिन्न विभागों की स्टॉल के माध्यम से परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष यह मेला पलामू प्रमंडल स्तर का होगा। इसमें तीनों जिले पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले के आदिवासी समाज भाग लेंगे। इसके लिए सरकार के स्तर पर तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की अपनी संस्कृति है, इसे बचाकर रखने की आवश्यकता है। आदिवासियों की आत्मा नदियों के किनारे बसती है, मांदर की थाप पर बसती है। हेमंत कैबिनेट की बैठक 18 फरवरी को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 18 फरवरी को होगी। झारखंड मंत्रालय में आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री शामिल होंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और निर्णय लिए जाएंगे। यह बैठक राज्य के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होगी। राजकीय इटखोरी महोत्सव 2025 झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर का भव्य प्रदर्शन 19 को सीएम करेंगे उद्घाटन। राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन 19 फरवरी को होगा। इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होगा, जिसके बाद मंदिर दर्शन, पूजन और महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। महोत्सव में विभिन्न स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों की प्रस्तुति होगी। महोत्सव का समापन 21 फरवरी को रात 10:30 बजे हास्य कवि और प्रेम गीत कवि की प्रस्तुति के साथ होगा। यह जानकारी डीसी रमेश घोलप ने दी।
महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें शंख वादन, डमरू वादन, नागपुरी नृत्य, छऊ नृत्य, डांस और बॉलीवुड गायन शामिल हैं। इसके अलावा 1 से 3 बजे तक एक सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा। योगासन, लोकगीत और प्रदर्शनी भी महोत्सव के आकर्षण होंगे। धान खरीद में पड़ोसी राज्य ओडिशा और छत्तीसगढ़ बने रोड़ा। दोनों राज्यों में एमएसपी झारखंड से 700 रुपये अधिक। झारखंड में धान की खरीद में ओडिशा और छत्तीसगढ़ रोड़ा बन गया है। इन दोनों राज्यों में धान की एमएसपी झारखंड से 700 रुपये अधिक है। इसका असर इन दोनों राज्यों से सटे झारखंड के जिलों में भी पड़ रहा है। यही वजह है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में धान की उच्च कीमतों के कारण सिमडेगा में धान अधिप्राप्ति योजना प्रभावित हो रही है। झारखंड सरकार ने इस वर्ष धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 2300 रुपये प्रति क्विंटल तय की है, लेकिन इसके बावजूद ओडिशा और छत्तीसगढ़ से सटे जिलों में धान अधिप्राप्ति लक्ष्य से पीछे चल रही है। आप सबको बता दूं कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में धान की एमएसपी झारखंड से 700 रुपये अधिक है, जिसके कारण सिमडेगा के किसान अपने धान को अधिक मूल्य पर बेचने के लिए इन राज्यों का रुख कर रहे हैं। इससे सिमडेगा के लैंपोसों को धान नहीं मिल पा रहा है। इधर जो है सिमडेगा के डीसी अजय कुमार सिंह ने सभी लैंपोसों के जिले के किसानों को जागरूक करते हुए धान की खरीद बढ़ाने का निर्देश दिया है। झारखंड में उच्चतम और न्यूनतम तापमान दोनों बढ़ गया। न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री की वृद्धि हुई। जानिए अगले 5 दिन का कैसा रहेगा मौसम। झारखंड का न्यूनतम तापमान एक दिन में करीब 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने कहा कि झारखंड में अगले 5 दिनों तक अब न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी अफगानिस्तान और उससे सटे उत्तरी पाकिस्तान में सक्रिय है। वहीं रांची के हिनू स्थित मौसम केंद्र ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान सरायकेला में और सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में रिकॉर्ड किया गया। सरायकेला का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा, जबकि गुमला का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने कहा है कि अगले 5 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि अभी लोगों को सुबह और शाम ठंड का एहसास होता ही रहेगा। बोकारो में फुसरों के फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने से पहले अस्थायी जगह दें, संघ ने कहा। बोकारो के बैरमो के फुसरो बाजार के फुटपाथ दुकानदारों को इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान के बुलडोजर का भय सता रहा है। उनका पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। युवा व्यवसायी संघ के बैनर तले फुटपाथ दुकानदार अपने परिवार के साथ मंगलवार को फुसरो नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही संघ के पदाधिकारियों ने कार्यपालक पदाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कहा कि दुकान उजाड़ने से पहले दूसरी जगह अस्थायी दुकान देने की व्यवस्था की जाए। जेपीएससी रिजल्ट व अध्यक्ष नियुक्ति की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। सरकारी नियुक्ति की मांग को लेकर छात्र हमेशा प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन मंगलवार को जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सैकड़ों छात्रों ने झारखंड लोक सेवा आयोग के मुख्य गेट के सामने काला बिला लगाकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि 2024 से जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली है। 342 पदों के लिए 2024 में 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अध्यक्ष पद के खाली होने से कई परीक्षाओं के रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें सीडीपीओ मेंस, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और जुडिशियल सर्विस जैसी परीक्षाओं के परिणाम शामिल हैं। जेपीएससी के छात्रों ने मुख्य गेट के सामने विरोध प्रदर्शन के बाद जेपीएससी कार्यालय के समक्ष से पैदल मार्च और शव यात्रा निकाली। इस दौरान छात्रों ने अपना सिर मुंडवाया। उनका विरोध जेल रोड, पुलिस लाइन, चर्री होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक चला गया। यहाँ छात्रों ने शव रखकर विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने बताया कि जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट और अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए सरकार और मुख्य सचिव को 6 बार लिखित आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन सरकार की ओर से छात्रों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही है। सीयूजे के छात्रों पर दर्ज फर्जी मुकदमा वापस लेने की उठी मांग। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सीयूजे के छात्रों पर दर्ज मुकदमे को फर्जी बताते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि आयसा ने राज्य सरकार से केस वापस लेने की मांग की है। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने निरसा विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी से मुलाकात की और इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक पत्र सौंपा। इसमें छात्रों पर की गई कार्रवाई को अनुचित बताया गया और कई मांगे की गई। आयसा ने सभी छात्रों का जब्त किए गए मोबाइल वापस करने, पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
15वें वित्त आयोग के फंड से करे चापाकल और जल मीनारों का निर्माण, दुमका के डीसी ने कहा। दुमका के डीसी ए दोडे ने चापाकलों और जल मीनारों का निर्माण 15वें वित्त आयोग के फंड से करने का निर्देश दिया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण मिशन मोड में करते हुए जल्द पूरा करने को कहा है। डीसी ने यह निर्देश जिला समन्वय समिति की बैठक में दिया। उन्होंने बैठक में विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। मनरेगा की समीक्षा में निर्देश दिया कि बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत जिन कूप का निर्माण पूर्ण हो चुका है उनका जल्द भुगतान सुनिश्चित करें। वहीं पूर्ण हो चुके आंगनबाड़ी केंद्रों का हैंडओवर जल्द से जल्द करें। वहीं शेष आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण मिशन मोड में पूरा करें। उन्होंने सभी पुरानी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि मनरेगा से 230 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाना है। बीडीओ, सीओ और सीडीपीओ समन्वय बनाकर स्थान चिन्हित कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रखंडों में खराब पड़े चापाकल, जल मीनारों की सूची प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर 15वें वित्त आयोग की राशि से मरम्मत कराएं, ताकि आमजनों को पेयजल की समस्या नहीं हो। वहीं डीसी ने पशुपालन विभाग की समीक्षा में पशु संवर्धन पर भी जोर दिया। वहीं आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए आधार सीडिंग के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। कहा कि 6 माह तक अगर किसी कार्डधारी ने राशन का उठाव नहीं किया है तो ऐसे लाभुकों को चिन्हित कर उसका नाम डिलीट कर दें। बैठक में सभी बीडीओ, सीओ और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। साहिबगंज के तत्कालीन डीसी रामनिवास पर हाईकोर्ट ने लगाया 50,000 का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने एक खनन संचालक के खनन पट्टे को अवैध बताते हुए उसे रद्द करने के लिए साहिबगंज के तत्कालीन डीसी IS रामनिवास यादव पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। मंगलवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस SN MS रामचंद्रन राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने यह आदेश दिया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि उपायुक्त के पास याचिकाकर्ता को दिए गए खनन पट्टे को समय से पहले रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है, फिर भी उन्होंने खनन पट्टा रद्द कर दिया। अदालत ने IS रामनिवास यादव को 50,000 रुपये की जुर्माना देने के अलावा याचिकाकर्ता को 8 सितंबर 2023 से आज तक खनन कार्य करने से रोकने के लिए प्रतिवादियों से नुकसान का दावा करने के लिए सिविल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी है। इस संबंध में प्रकाश यादव के स्वामित्व वाले मेसर्स हिल मूवमेंट द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जलान और शिवानी ने बहस की। नेशनल गेम्स के विजेता खिलाड़ी माधव बिरवा को डीसी ने किया सम्मानित। उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में पदक प्राप्त करने वाले सरायकेला खरसावां जिले के खिलाड़ी माधव बिरवा को डीसी रविशंकर शुक्ला ने मंगलवार को सम्मानित किया। इसके साथ ही माधव बिरवा के प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। JPPMA ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा, चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग। गुमला सदर अस्पताल में चिकित्सकों की कमी है, इससे मरीजों को परेशानी होती है। इसे लेकर झारखंड प्रदेश प्रतिज्ञा महिला एसोसिएशन यानी कि JPPMA ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष देवकी देवी ने ज्ञापन सौंपते हुए गुमला सदर अस्पताल में समुचित इलाज व्यवस्था और सभी विभागों के डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की। उन्होंने कहा कि गुमला एक कृषि प्रधान जिला है, यहाँ अधिकांश लोग अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। यह क्षेत्र आदिवासी बहुल है, यहाँ की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। कहा कि गुमला में मौजूद एकमात्र सदर अस्पताल में आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया कि अस्पताल में जरूरी जांच सुविधाओं और डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण गंभीर मरीजों को रांची रेफर किया जाता है, लेकिन रास्ते में ही कई मरीजों की मौत हो जाती है। बढ़ती मृत्यु दर को रोकने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए उन्होंने सदर अस्पताल में सभी विभागों के डॉक्टरों की तत्काल नियुक्ति की मांग की। वहीं देवकी ने सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले गरीब विक्रेताओं को नहीं हटाने की भी मंत्री से अपील की। रांची पुलिस ने CRPF के जवान को किया गिरफ्तार, लंबे समय से था फरार। रांची पुलिस ने CRPF के एक जवान को गिरफ्तार किया है। जवान लंबे समय से फरार चल रहा था। चुटिया थाना की पुलिस ने सोमवार की देर रात कार्रवाई करते हुए CRPF अजय सिंह मुंडा को बुंडू से गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर एक महिला ने यौन शोषण का मामला साल 2023 में चुटिया थाना में दर्ज कराई थी। मामला जांच में सही पाए जाने के बाद उसके खिलाफ पुलिस ने वारंट लिया था।
हालांकि वह फरार चल रहा था। इसी दौरान सूचना मिली कि जवान बुंडू आया हुआ है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। जवान मूल रूप से अनगढ़ा के रहने वाला है और उड़ीसा में वह पोस्टेड है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे मंगलवार को जेल भेज दिया। चतरा जिला के पुलिस ने पसागम में अफीम की फसल को किया नष्ट। चतरा जिले में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने लवालोंग थाना क्षेत्र के कुंभिया एवं पसागम गांव में 18 एकड़ वन भूमि में लगे अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। थाना प्रभारी रूपेश कुमार ने बताया कि उक्त गांव में भारी मात्रा में पोस्ता की फसल लगे होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस सक्रिय हुआ और टीम का गठन किया। इसके बाद जवानों और वन कर्मियों की संयुक्त टीम का गठन किया और अभियान चलाते हुए उक्त स्थान पर पहुंचे। वहां 24 एकड़ में फैली अवैध पोस्ता की खेती को नष्ट कर दिया। पुलिस ने अफीम की फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। पुलिस ने किसानों और स्थानीय लोगों को चेतावनी दी कि वे किसी भी प्रकार की अवैध खेती में लिप्त न हो, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे अवैध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। वन कर्मियों ने बताया कि अवैध खेती के खिलाफ यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। अवैध कारोबार में लिप्त लोगों की पहचान कर उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर पुलिस ने हथियार व गांजा के साथ युवक को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने हथियार और गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। एसएसपी किशोर कौशल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टेलको थाना पुलिस ने थीम पार्क के पास से युवक करमू मानकी उर्फ करण मांझी को सोमवार की रात को धर दबोचा। यह जानकारी एसएसपी किशोर कौशल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि गश्ती पर निकली पुलिस टीम जब हुडको से थीम पार्क की ओर बढ़ रही थी, तभी एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने उसे पीछा कर पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक करमू मानकी उर्फ करण मांझी घाटशिला के घाटी डुबाकार रहने वाला है। तलाशी में उसके पास से एक देसी सिक्सर, 2 जिंदा कारतूस व 1 किलो 865 ग्राम गांजा बरामद किया गया। कृषि मंत्री ने बेकन फैक्ट्री का लिया जायजा, रिवाइव करने की है योजना। रांची के कांके स्थित बेकन फैक्ट्री का कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जायजा लिया। इस फैक्ट्री के रिवाइव करने की योजना बनाई जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस मसले पर सीएम से बात हुई है। उन्होंने भी इस फैक्ट्री को रिवाइव करने में काफी रुचि दिखाई है। आप सबको बता दूं कि बेकन फैक्ट्री का इतिहास गौरवशाली रहा है। यह फैक्ट्री पूरे एशिया में नंबर 1 पर थी। सिर्फ 25,000 रुपए की वजह से यह फैक्ट्री बंद हो गई। इस फैक्ट्री ने अपने उत्पाद रेनबैक के लिए देश दुनिया में नाम कमाया था। यहाँ के प्रोसेस्ड पार्क को अब सांसेस न केवल नॉर्थ ईस्ट तक भेजे जाते थे, बल्कि विदेशों में भी निर्यात किए जाते थे। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के लिए चेतावनी, स्पाईवेयर के जरिए हैक हो सकता है फोन। व्हाट्सएप के जरिए भी आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता है। साथ ही आपके साथ धोखाधड़ी कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हाल ही में आरबीआई ने इसे लेकर एक चेतावनी भी जारी किया है, जिसमें व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को सतर्क रहने को कहा गया है। हाल ही में एक खतरनाक स्पाईवेयर अटैक का पता चला है। इस स्पाईवेयर ने दुनिया भर के 24 देशों के यूजर्स को निशाना बनाया है। इसका संबंध पैरागन सॉल्यूशंस नाम की कंपनी से बताया जा रहा है। इटली में इस हमले के 7 मामलों की पुष्टि हो सकी है। इस स्पाईवेयर हमले की खासियत यह है कि इस हमले के शिकार व्हाट्सएप चलाने वाले को किसी लिंक पर क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है। साइबर अपराध से बचने के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस स्पाईवेयर के माध्यम से 0 क्लिक हैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट्सएप को हैक करने के बाद हैकर व्हाट्सएप और मोबाइल में मौजूद तमाम जानकारी को चुरा लेते हैं। गरीब किसान को बनाया गया शिकार, थमाया 2 करोड़ का क्लेम नोटिस। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया, जिसमें एक किसान को शिकार बनाया गया है। फर्जी कंपनी बनाकर लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक का कोयला बेचा गया। इसके बाद किसान को 2 करोड़ रुपए का जीएसटी क्लेम नोटिस थमा दिया। किसान को 2 करोड़ रुपए क्लेम का नोटिस बनारस यानी कि यूपी जीएसटी डिपार्टमेंट ने भेजा है। वहीं मामले में 54 करोड़ रुपए के जीएसटी धोखाधड़ी का मामला मुफस्सिल थाना में दर्ज किया गया है। आप सबको बता दूं कि किसान मुकेश कुमार के पास कुछ लोगों ने क्रेडिट कार्ड का लालच दिया था। मुकेश ने उन लोगों के झांसे में आकर अपना दस्तावेज दे दिया, जिसका दुरुपयोग कर फर्जी जीएसटी नंबर लिया गया। जीएसटी नंबर देने के लिए बड़का गांव की एक जमीन का ब्यौरा दिया गया है, जबकि किसान की जमीन बड़का गांव में नहीं है।
जीएसटी विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि कहीं भी दस्तावेज देने से पूर्व पूरी सावधानी बरतें, जांच परख कर ही अपना दस्तावेज दें। गलत तरीके से जीएसटी नंबर लेकर व्यापार किया जा रहा है, इसे लेकर फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक का उपयोग किया जा रहा है।